नमस्कार, मैं क्रांति संभव। न्यूज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन काफी खबरों भरा रहा है, जहां एक तरफ केंद्र में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर की एक कोर्ट ने 1 साल की सजा सुना दी। ये सजा 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दी गई। नकवी हिरासत में भी लिए गए और फिर जमानत पर भी छूटे, लेकिन आचार संहिता को लेकर कोर्ट की ऐसी कड़ाई पहले दिखी नहीं थी। वहीं दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर है, जहां एक चैलेंज भी देखा गया। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बीजेपी के सतीश उपाध्याय पर आरोप लगाए और कुछ देर बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सतीश उपाध्याय ने चैलेंज फेंका कि 24 घंटे में केजरीवाल आरोप सिद्ध अगर न कर पाए तो वो राजनीति छोड़ दें, या फिर अगर आरोप साबित हो गए तो वो खुद यानी सतीश उपाध्याय खुद राजनीति छोड़ देंगे। और इन सबके बीच एक सवाल और दिन भर उठता रहा, चलता रहा कि डीआरडीओ प्रमुख को हटाया क्यों गया, क्यों उन्हें हटाया गया, क्यों नहीं पहले हटाया गया। और आधिकारिक बयान में कुछ वजहों को गिनाया गया, अनाधिकारिक रिपोर्ट कुछ और बताते रहे। तो आज न्यूज पॉइंट में सबसे पहले हम नजर डालेंगे इसी मुद्दे पर। डीआरडीओ प्रमुख अविनाश चंद्र को हटाकर क्या बदला जाएगा डीआरडीओ में। देश में रक्षा अनुसंधान और विकास की सबसे बड़ी संस्था डीआरडीओ के प्रमुख अविनाश चंद्र को उनके पद से हटा दिया गया है। अविनाश चंद्र अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाते हैं, जो बीते साल 30 नवंबर को रिटायर हो गए थे, जिसके बाद उन्हें 1.5 साल के करार पर रखा गया था। A very senior position should not be on contract. There are so many who are eligible. उनमें से कोई तो लेके आए, तो there is no controversy. I don't want someone on a contract on a senior post. भले ही मीडिया से ये बात रक्षा मंत्री ने बुधवार दोपहर को बताई, लेकिन इससे पहले सरकार की वेबसाइट पर इससे जुड़ी अधिसूचना मंगलवार को आई, लेकिन आधे घंटे बाद ही हटा ली गई थी। इतना ही नहीं, खुद डीआरडीओ प्रमुख को भी इस बात की औपचारिक सूचना बुधवार को दोपहर बाद मिली। उस लेवल के लोगों को अगर हटाया जाता है तो कम से कम एक नॉलेज नहीं तो डीआरडीओ पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेके मतलब आपको मेरे से भी पहले जानकारी है। सर पीएम ने प्रपोज किया था क्या? पीएम ने कहा था because it was the same government that proposal went from my side. इससे पहले डीआरडीओ के लेट लतीफी की आलोचना खुद पीएम मोदी भी ये कहते हुए कर चुके हैं कि इस चलता है वाली सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। सरकार जिसे चाहे उसे निकाल सकती है, जिसे चाहे उसे रख सकती है, लेकिन देश के जाने माने वैज्ञानिक और अग्निमैन कहे जाने वाले डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर अविनाश चंद्र को हटाते समय तो उनके सम्मान का ख्याल तो रखा ही जा सकता था। नई दिल्ली में कैमरामैन विजय पटवाल के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो इस मुद्दे पर खास चर्चा हमारे साथ करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं आज जुड़ रहे हैं न्यूज पॉइंट में हमारे साथ, प्रभु डांडियाल साहब, पूर्व डीआरडीओ अधिकारी जुड़ेंगे हमारे साथ। इसके अलावा संजय झा कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम सबसे पहले विजय सोनकर शास्त्री जो कि प्रवक्ता बीजेपी, उनका स्वागत करते हैं। साथ में हमारे साइंस एडिटर पल्लव बागला भी जुड़ रहे हैं। पल्लव, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल स्थिति क्या है, क्या जो वजह डिफेंस मिनिस्टर बता रहे थे उसके अलावा भी कई वजहें गिनाई जा रही हैं कि क्यों जो डीआरडीओ चीफ हैं उनको हटाया गया? देखिए, मैं कल से कह रहा हूं कि जो खास कारण डीआरडीओ चीफ को हटाने का था वो खासकर एज की बात थी। वो 64 के एज के थे और वो उससे उनकी एज जो थी वो 64 से ज्यादा हो गई थी। तो 64 से ज्यादा एज होने के बारे उनका इस वक्त रिटायर करना सरकार के लिए लाजमी था, बिकॉज सरकार कब से कह रही है कि उनकी एज जो है वो ज्यादा थी और वो यंगर लोगों को चाहते हैं डीआरडीओ में और एजेंसीज में हेड करने के लिए। ये बहुत दिन से सरकार की मंशा थी और प्रधानमंत्री ने भी 20 अगस्त 2014 को जब डीआरडीओ अवार्ड फंक्शन में गए थे, वहां पे उन्होंने कहा था बड़े साफ तौर पे कि 5 ऐसी लैब डीआरडीओ को बनानी चाहिए जहां पे अंडर 35 के लोग डायरेक्टर होंगे और जो काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक एज का फैक्टर था जो डीआरडीओ चीफ के अगेंस्ट गया और वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, वो रीएम्प्लॉयमेंट पे नहीं थे, वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे। तो उसमें सरकार को लगा कि कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को रखना ठीक नहीं होगा और उन्होंने अपनी दायरे में रहते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड किया। जो लोग कह रहे हैं कि इनकी सर्विसेज टर्मिनेट की गई, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। केवल उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट किया गया है और उनको एक मेरे हिसाब से
काफी ऑनरेबल एग्जिट मिल रहा है, क्योंकि उनको पूरा महीना कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। पल्लव, यहाँ पर काफी इज्जत अग्निमैन के तौर पर जरूर थी, कंट्रोवर्सी नहीं है। हाँ, अग्निमैन की तरह से काफी इज्जत थी पल्लव, लेकिन यहाँ जो हाल फिलहाल में हमने चाहे प्रधानमंत्री को खुद ये कहते सुना कि जो परफॉर्मेंस है डीआरडीओ का वो संतोषजनक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव की जरूरत है। अरुण जेटली ने भी कहा कि कभी भी फंड की कमी नहीं रही है डीआरडीओ की, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स में डिले हुए हैं वो आगे नहीं होना चाहिए। तो अभी तक जो डीआरडीओ में चल रहा था, सरकार उससे नाखुश थी, असंतुष्ट थी, और बदलाव की ये शुरुआत है। बिल्कुल, बदलाव की देखिए शुरुआत है। नई सरकार आई है, उनका नया सोच है, और वो डीआरडीओ में जरूर कोई ना कोई बदलाव चाहते हैं, वो होगा, और ये सरकार के दायरे में है। लेकिन ये कहना कि डीआरडीओ अपने काम पे पूरी तरह डिलीवर नहीं करता है, वो बहुत करेक्ट बात नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान को जब मिसाइल्स की जरूरत थी तब किसने दिए? वो आपको बाहर से नहीं मिले, वो डीआरडीओ ने ही बना के दिए। भले ही वो पृथ्वी मिसाइल हो, वो अग्नि मिसाइल हो, ये सारे बहुत मुश्किल काम हैं। हिंदुस्तान को अपना, लेकिन पल्लव ये भी कहा जाता है कि सालों साल, कई दशक तक कई जो ये भी आरोप लग रहा है पल्लव कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सालों साल, दशक से भी ज्यादा लंबे खिंच गए और समय पर डिलीवरी नहीं की। देखिए, आप ये देखिए, कुछ ही साल पहले तक और अभी भी डीआरडीओ टेक्नोलॉजी डिनायल लिस्ट में है, सैंक्शंस की लिस्ट में है। उसके बावजूद उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है और आपको डिलीवरी दी है। उस सब के बीच में अगर उन्होंने उम्दा किस्म के मिसाइल बनाए, सबमरीन बनाई, एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया, तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने काम किया। लेकिन इतनी बड़ी लेबोरेटरीज हैं, इतना ढेर सारा काम है उनके पास। खाना बनाने से सोल्जर्स के लिए उनकी साइकोलॉजी तक टेस्ट करने के लिए सारे काम डीआरडीओ के पास होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है उसको 2 दशक से ज्यादा लगे। अगर आप उसको ढंग से कंपेयर करें, जो बाहर देशों में एयरक्राफ्ट बनते हैं, आप राफेल एयरक्राफ्ट देखिए, या अमेरिका के जो F-16, F-18 एयरक्राफ्ट हैं, उनको भी टाइम दशकों में लगता है। हिंदुस्तान ने तो अपना LCA बनाया है, एकदम नए तौर पे बनाया है, और बड़ा 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। अभी इंडक्ट नहीं हुआ, टाइम लगेगा, लेकिन हर चीज का एक टाइम लगता है। ठीक है। अगर ये कहा जाए वो और उम्दा काम कर सकते हैं, जरूर डीआरडीओ उम्दा काम कर सकता है, लेकिन ये कहना कि उन्होंने अपना काम पूरी तौर पे नहीं किया, कहीं ना कहीं डिफेंस फोर्सेस भी अपनी रिक्वायरमेंट बदलती रहती हैं और उसके कारण भी डिलेज होते हैं। ठीक है। विजय सोनकर शास्त्री जी, यहाँ पहले खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो रवैया है डीआरडीओ का वो बेहतर होना चाहिए। उसके बाद 49% एफडीआई की बात की है। क्या सोच रही है मोदी सरकार डीआरडीओ को लेकर? क्या इसके पीछे उनके प्रदर्शन को वजह माना जाए? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी बातें कही हैं वो तथ्यों के आधार पर वो कहते हैं, और आज पूरा देश जानता है कि वो अगर बोलते हैं तो उसके पीछे पूर्ण रूप से तथ्यपरक होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो ये बातें कही हैं उसमें एक तो पक्ष ये भी है कि युवा वैज्ञानिकों को वो फ्रंट पर लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि युवा वैज्ञानिकों की भूमिका ज़्यादा यशस्वी हो सके, और वास्तव में जो अविनाश चंद्र जी को जो एक तरह से वो उनको मुक्त किया जा रहा है, इसको कोई अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। उनका कार्यकाल वैसे भी समाप्त हो गया था और वो कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहे थे, उनको एक्सटेंशन भी मिला था, एक्सटेंशन भी समाप्त हो गया था, फिर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर वो काम कर रहे थे। ऐसे में हमारे देश में बहुत सारे युवा प्रतिभा हैं जिनको सामने आने का अवसर नहीं मिलता। ये हर एक क्षेत्र में ये बातें हो रही हैं, और हम जानते भी हैं कि हमारे देश के बारे में एक ऐसी छवि बनी है कि यह एक युवा भारत है, यानी यहाँ पर युवकों की संख्या लगभग 65% से ज़्यादा है। ऐसे में युवकों को अगर सम्मान मिलता है, उनको नई भूमिका मिलती है, या उनको जिम्मेदारी देने की प्रयास होती है, तो इसका स्वागत होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।
संजय झा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। संजय जी, ये सवाल जरूर उठता है कि 2007 से 2013 के बीच में एक जानकारी आ रही थी कि हर साल लगभग 100 साइंटिस्ट निकल कर जा रहे थे। जो स्थिति अभी खुद प्रधानमंत्री मोदी बता रहे थे डीआरडीओ के बारे में, जो बार बार सवाल उठ रहा था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लंबे खींच रहे हैं, क्यों नहीं आखिर ऐसी महत्वपूर्ण संस्था पर इतने सालों तक सरकारों की नजर रही ठीक से? ये आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार का इस पर नजर नहीं था? मैं तो समझता हूं कि अभी जिस अकस्मात या अचानक अनौपचारिक तरीके से अविनाश चंद्र जी को हटाया गया है, उनका जो भी टेन्योर था उसको समाप्त किया गया है, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न हमारे सामने है कि ये सरकार का सोच कैसा है, इनका मनसा क्या है। देखिए, किसी ने कहा था कि उनकी प्रतिष्ठा, देखिए उनको एक मिसाइल मैन समझा जाता है, कि उनको अग्नि मैन भी लोग कहते हैं। और यदि आज भारत का यदि इंटरनल डिफेंस सिस्टम यदि मजबूत है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय अविनाश चंद्र जी को और हमारे डीआरडीओ को जाता है। कुछ कमियां हो सकती हैं जिसमें सुधारण या परिवर्तन लाना अनिवार्य है, इस बात से सब लोग सहमत हैं। परंतु आप ये देखिएगा कि ये सरकार ने एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक शख्स को किस तरीके से बेइज्जत किया है। 40 साल का तजुर्बा, और उनको मालूम हुआ है टेलीविजन चैनल से कि उनको बीच ही में, जबकि उनको अभी भी 18 महीने या 19 महीने बाकी थे, उनको बीच में उनको हटाया जा रहा है। इसका कारण क्या है? आपको भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं आयु। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नृपेंद्र मिश्रा को ऑर्डिनेंस के थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया, जिनका आयु 70 साल तक का है। अरविंद बानगरिया जो अभी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन बनने वाले हैं, वो 62 साल के हैं। तो ये एज का जो ये आप जो सुन रहे हैं, मैंने मनोहर पारिकर का एक कहीं पर इंटरव्यू देखा था जी। इस पर कौन विश्वास करेगा? देखिए, बड़े प्रश्न हैं। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, उसके बाद जो भी चाहे बाकी लोग बोल सकते हैं। ये वही सरकार है जो एसपीजी के चीफ को हटाया जबकि वो देश से बाहर थे। यही सरकार है जिन्होंने प्लानिंग कमीशन को मोदी जी ने 15 अगस्त के भाषण में हटा दिया। वहां पर यूनिलैटरल तरीके से उन्होंने कहा कि प्लानिंग कमीशन तो खत्म हो रहा है। गवर्नर्स को हटा दिया इन्होंने, एमडीएमए को हटा दिया इन्होंने, आईआईटी के डायरेक्टर्स पर इसी तरीके के इन्होंने हमले किए हुए हैं। तो ये सरकार जो है एक अथॉरिटेरियन सरकार है। मोदी जी जो चाहते हैं वो होता है। और यदि डीआरडीओ के चीफ के साथ इस तरीके का मजाक किया गया कि उनको इसी तरीके से हटाया गया, तो मैं समझता हूं कि यहां पर यह सरकार मोदी जी के विम्स और फैंसीज पर काम कर रही है, और इसमें राजनीतिक एक कम्प्लेक्शन जरूर है। ठीक है, सोमकर शास्त्री जी, आप प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद हम चलेंगे अपने और मेहमान के पास। पहले शास्त्री जी, आप दे अपना जवाब। देखिए, मैं समझ सकता हूं संजय जी जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में उनकी जो प्रतिक्रिया है ये उचित नहीं है। वो राय बात सबसे लेते हैं, लेकिन उम्र का सवाल उठाया था कि केवल उम्र के बिना पर अगर आप बोल रहे हैं तो फिर बाकी भी कई महत्वपूर्ण पद पर जो लोग बैठे हैं वो 64 से ज्यादा उम्र के हैं, उन्हें जिन्हें मोदी सरकार ने नियुक्त किया। मैं उसी का जवाब देता हूँ कि संजय जी ने जो बातें कही हैं उसमें हम बस इतना कहना जरूर चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी अपने कुछ निर्णय लेते हैं, लेकिन कोई भी निर्णय वो अपने केवल इंफॉर्मेशन के आधार पर नहीं लेते, बल्कि वो इस संदर्भ में सबके साथ राय करते हैं, सबसे विचार लेते हैं। इसके बाद वो अपने अनुसार अपने ढंग से काम करते हैं। और जहां तक वो उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि हम युवा वैज्ञानिकों को लाना चाहते हैं, हम युवा पीढ़ी को लाना चाहते हैं। और निसंदेह अविनाश चंद्र जी ने अग्नि मिसाइल का जो काम किया था, ये एक सराहनीय है। इसका हमारा देश हमेशा आदर करेगा और ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है, इसमें थोड़ा सा भी शंका नहीं। ना हमारी सरकार ना हमारे सरकार के कोई नुमाइंदे इस प्रकार का कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट ये बात कहा है कि हम युवा वैज्ञानिकों को
ऊपर करना चाहते हैं। 2-3 उदाहरण उन्होंने जो दिया है, मेरे ख्याल से उन उदाहरण को यहाँ पर नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि यह भविष्य की, ये आज की बात नहीं है। सरकारें आज आती है, प्रधानमंत्री आज होते हैं, लेकिन डीआरडीओ जो है ये एक बहुत लंबे समय के लिए प्रभु डांडियाल को भी लाना चाहेंगे, उनसे संपर्क जा रहा है, आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर उनसे, प्रभु आपसे हम जाना चाहेंगे, आप पूर्व डीआरडीओ के कर्मचारी हैं, यहाँ जो भी मुद्दा चल रहा है अभी तक केवल एक ही मुद्दे के ऊपर बात हो रही है कि उम्र ज्यादा थी इस वजह से हटाया गया, लेकिन डीआरडीओ के बारे में और भी जानकारी आ रहे हैं कि कई सारी ऐसी चीजें थी जिसके ऊपर सरकार संतुष्ट नहीं थी। क्या ऐसे मुद्दे थे जिसके ऊपर ये इतने सारे सवाल उठ रहे हैं डीआरडीओ के अंदर? ये मेरे से सवाल? जी प्रभु, ये मेरे से सवाल है जी। डीआरडीओ के पूर्व कर्मचारी होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि डीआरडीओ की उपलब्धि देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और सरकार कोई भी हो, उस सरकार का वो है, सरकार का ये सबसे बड़ा जिम्मेवारी होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन से पूरी तरह से कार्य ले। ठीक है। और पिछले कुछ सालों से लगातार ये देखा जा रहा था कि डीआरडीओ अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रही है। न वहां के कर्मचारी संतुष्ट हैं, वहां का जो 2 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी तरीके से अपना आउटपुट नहीं दे पा रहा था। और इसका सबके सामने उदाहरण है कारगिल का वार, और जनरल मलिक ने सबके सामने कहा कि डीआरडीओ ने किसी भी तरीके से हमें सही तरीके से मदद नहीं करी। तो तब से ये मंथन का विषय रहा है कि डीआरडीओ की सारी संसाधन का सदुपयोग किया जाए, और इस पे हर एक गवर्नमेंट ने नजर रखी। और अभी जो करंट मुद्दा सबके सामने आ रहा है कि ये अविनाश चंद्र जी को एकदम समय से पहले हटा दिया गया है, हमारे विचार से, जो मेरे पिछले 12 सालों से डीआरडीओ के भ्रष्टाचार को लगातार देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और पहली सरकार को भी और आपकी सरकार को भी पहुंचा रहा हूँ, उसमें यही नजर आया है कि इस सबके पीछे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिससे डीआरडीओ का जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं डीरेल हो रहा था, वो आउटपुट नहीं आ पा रहा था। तो उसके लिए जरूरी है कि डीआरडीओ का सारा मैनेजमेंट सही किया जाए, और ये मोदी जी का बहुत ही जिसे कहेंगे उम्दा उदाहरण है, जिसमें उन्होंने ये डिसीजन लिया। अब राजनीतिक तौर पे तो मैं कह नहीं सकता, पर राजनीतिक लोग तो अपने हिसाब से इसका आकलन करेंगे, पर डीआरडीओ के कर्मचारी होने के नाते मैं यही आकलन कर रहा हूं कि ये मोदी जी का बहुत सही डिसीजन है, और जिसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि राजनीतिक उसको समझ नहीं सकते।